स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे इजरायली दूतावास के आगे बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर क्या है अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। किसान आंदोलन का नया गढ़ कैसे बनता जा रहा है गाजीपुर, और दिल्ली हिंसा में क्या है प्लान, लाल किला की मिस्ट्री। 9 बजे की 9 बड़ी खबर में सबसे पहले बात कल दिल्ली में हुए धमाके की। इजरायली दूतावास के पास धमाके की जांच कर रही स्पेशल सेल को बड़ा सुराघात लगा है। ब्लास्ट वाली जगह पर सीसीटीवी फुटेज में एक कैब को देखा गया है जिससे 2 लोग उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये दोनों लोग पैदल ही ब्लास्ट वाली जगह पर जा रहे हैं। स्पेशल सेल की टीम ने कैब ड्राइवर से संपर्क किया है और आरोपी संदिग्धों का हालिया तैयार भी किया है। दिल्ली अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस तक माथापच्ची कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि धमाका करने का मकसद क्या था। शुक्रवार शाम 5:05 पर कलाम रोड पर इजरायली दूतावास से महज 150 मीटर की दूरी पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आधी रात को एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें होम सेक्रेटरी, आईबी डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। गनीमत रही कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। आसपास खड़ी 4-5 गाड़ियों के शीशे टूट गए। कल 29 जनवरी को भारत और इजरायल की कूटनीतिक दोस्ती के 29 साल पूरे हुए थे। 29 तारीख को ही हुए इस अटैक के बाद अब जांच एजेंसियां 29 के कनेक्शन की पड़ताल में जुटी हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या यह अटैक एक मैसेज देने के लिए किया गया। केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज़ कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। सर, ये टेरर कुछ है या फिर मिसचीवियस आपको लग रहा है अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में? अभी इसको हम इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं। हाई प्रोफाइल इलाके में ब्लास्ट के फौरन बाद मौके पर बड़ी फोर्स पहुंच गई। फॉरेंसिक की 2 टीमें 10 एक्सपर्ट के साथ पहुंची। शुरुआती जांच से पता लगा कि आईईडी को एक फूलदान में प्लांट किया गया था। इस तरह के बॉल बियरिंग भी वहां से मिले जिससे बम तैयार किया गया था। पुलिस ने मौके से एक लिफाफा भी बरामद किया है। लिफाफे के अंदर एक लेटर है जो इजरायली दूतावास के अफसरों को लिखा गया है। इस लेटर में क्या लिखा गया फिलहाल इस बारे में पता नहीं लग सका। इजरायली एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से फोन पर बातचीत की। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, मैंने इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से बात की। हम धमाके को गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इजरायल दूतावास और वहां काम करने वाले डिप्लोमेट्स को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। घटना की जांच की जा रही है और दोषियों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विदेश मंत्री के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने भी इजरायली एनएसए से बात की और उनको जांच की जानकारी दी। इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के बाद देश भर के 63 एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अहम संस्थानों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। सीआईएसएफ से हाई लेवल मेंटेन करने को कहा गया है। धमाके का मास्टरमाइंड कौन है, दहशत फैलाने की साजिश किसकी है, इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। आज महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसान संगठनों ने भी आज के दिन को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। 73वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि कुछ इस अंदाज में दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। बापू की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसान संगठन बापू की शहीदी दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे के करीब राजघाट पहुंचे। राजघाट पर शहीदी दिवस का कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा। पीएम मोदी सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। वहीं किसान संगठनों ने आज शहीदी दिवस के मौके पर दिन भर का उपवास रखने का फैसला किया है। किसान नेता इस मौके को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे थे। किसान संगठनों ने इसका ऐलान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किया था। इसके तहत किसानों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखने की अपील की है। दिल्ली हिंसा में किसान संगठनों के नेता भी भड़काऊ भाषणों के आरोपी हैं। हालांकि उन्होंने हिंसा में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाकर किसान संगठन सबसे शांति की अपील कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ही किसान आंदोलन कई जगहों पर उग्र होता दिखाई दे रहा है।
किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा गहमा गहमी गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रही है। राकेश टिकैत की अपील पर और महापंचायत के बाद गाजीपुर में धरना स्थल 2 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में फैल चुका है। ये तस्वीर कल रात की है। मेरठ एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के नीचे राकेश टिकैत एक गाड़ी के ऊपर खड़े हुए तो वहां मौजूद लोग उनकी तस्वीरें लेने लगे। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर आंदोलनरत किसानों का जमावड़ा 26 जनवरी से पहले जैसी की स्थिति में आ चुका है। इस वक्त मैं फ्लाईओवर के नीचे हूँ और ये कल जो तस्वीर थी पूरी तरीके से खाली था। यहाँ पर इक्का दुक्का ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर थी, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से पूरे आंदोलन ने यू टर्न लिया, उसके बाद फिर किसान यूनियन के दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर धरने वाली जगह खाली करने पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। लाल किले की घटना से नाराज लोगों ने प्रदर्शनकारी किसानों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों से अब स्थानीय लोग ऊब चुके हैं। लाल किले पर हिंसा के बाद वो गुस्से में हैं और किसानों से सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन किसानों के बीच घुसे अपराधी हथियारों से जानलेवा हमला कर रहे हैं। सबसे पहले बात सिंघू बॉर्डर की। कल सिंघू बॉर्डर पर बैठे लोगों को समझाने के लिए स्थानीय लोग पहुंचे, रास्ता खाली करने को कहा, समझाने की कोशिश की। अब रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। इस बीच भीड़ से एक दंगाई निकला और उसने अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला कर दिया। ये एसएचओ हैं प्रदीप पालीवाल, जो कि अलीपुर थाने में तैनात है। कितनी बुरी तरीके से इन पर वार किया गया है, तलवार से वार किया गया है। ये देखिए पूरा हाथ जो है कट गया है। सर क्या किस चीज से मारा इन्होंने? तलवार से मारा है। तलवार से, ये देखिए तलवार से इन्होंने मारा। फिलहाल पुलिसकर्मी जो इनके सहयोगी हैं वो इन्हें प्राथमिकी उपचार के लिए लेकर जा रहे हैं, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कितनी बार वार किया है सर? कई बार वार किया। कई बार वार किया। एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर हमला करने वाले शख्स का नाम रणजीत सिंह है। 22 साल का रणजीत सिंह पंजाब के नवा शहर का रहने वाला है। दूसरी तरफ महिलाओं का कहना है कि अब सिंघू बॉर्डर पर बहन बेटियों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। वहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है कि कोई भी लड़की या लेडीज कोई भी दूध ले, अपना कोई भी काम नहीं कर सकती वहाँ पे। तो ये हमारा रोड खाली होना चाहिए। टीकरी बॉर्डर के पास के लोग भी किसानों से रास्ता खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं है, जिसका वो इतने दिनों से समर्थन कर रहे थे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा से जुड़े 2 एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया टीवी के हाथ लगे हैं। हिंसा के आरोपी लखा सिधाना का ये वीडियो सामने आने के बाद जांच को एक नई दिशा मिल गई है। जिन्ने मानसा दियां साडियां मावां भैणां, साडे नौजवान, साडे बजुर्ग, साडे बच्चे बैठे ने, सब तो वध गिणती उन्हां च मानसा दी होनी है। इस गल दा सेहरा मैं कहना मानसा दे सिर वजदा पूरे पंजाब दे विचों भरावो। हुण आपां 26 तरीक नूं ਜਿਹੜੀ ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, परेड हो रही है ਜਿਹੜੀ लाल किले ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। वीडियो में लोगों से लाल किले पर जुटने की अपील कर रहा शख्स लखा सिधाना है। गैंगस्टर लखा पिछले कई हफ्तों से लोगों को भड़का रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां लखा सिधाना के वीडियो की पड़ताल कर रही हैं। 17 जनवरी के इस वीडियो में लखा की साजिश के पूरे सबूत हैं। जिन्ने मानसा दियां साडियां मावां भैणां, साडे नौजवान, साडे बजुर्ग, साडे बच्चे बैठे ने, सब तो वध गिणती उन्हां च मानसा दी होनी है। इस गल दा सेहरा मैं कहना मानसा दे सिर वजदा पूरे पंजाब दे विचों भरावो। हुण आपां 26 तरीक नूं ਜਿਹੜੀ ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, परेड हो रही है ਜਿਹੜੀ लाल किले ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। इंडिया टीवी के पास लखा सिधाना का एक और वीडियो है। ये वीडियो दिल्ली दंगे से एक दिन पहले का है। वीडियो सिंघू बॉर्डर का बताया जा रहा है। 25 जनवरी की शाम लखा सिधाना और उसके साथी संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर चढ़ गए थे और लोगों को भड़काने लगे। लखा सिधाना पर हत्या
लूट, अपहरण, फिरौती जैसे गंभीर आरोप हैं। उस पर आर्म्स एक्ट का भी केस चल रहा है। कई बार जेल जा चुके इस क्रिमिनल ने किसान आंदोलन की आड़ में समाज सेवी बनने की कोशिश की और इसके लिए जो साजिश रची वो थी प्लान लाल किला। भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत के बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हुई। किसान आंदोलन के समर्थक और राकेश टिकैत का हौसला बढ़ाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे विपक्षी दलों के कई बड़े नेता। 26 जनवरी के बाद जो यूपी गेट खाली हो चुका था वो फिर से किसानों की भीड़ से भर चुका है। जहां सिर्फ 40 किसान बच गए थे वहां अब 5 से 6 हजार लोग जमा हैं। जो गुंडा आए गए, बीजेपी के विधायक आए गए, उन पर अत्याचार कर रहे, आपने भी देखो, इसलिए दोबारा बैक हुए। मैं तो यहाँ तक जाऊँ और अब जब तक नहीं जाऊंगा जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। किसानों का गाजीपुर बॉर्डर भले ही बच गया हो, लेकिन गैर राजनीतिक आंदोलन से ये अब राजनीतिक आंदोलन की शक्ल ले चुका है। पूंजीपतियों के हाथों ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या दबे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, कि वो इन कानूनों को लागू करने पर अड़े हुए हैं। इनको तुरंत वापस ले लेने चाहिए। सरकार की मंशा थी कि आंदोलन कमजोर हो। सरकार आज भी चाहती है किसी तरह ये लोग उठ के लौट के चले जाएं, हल ना निकालना पड़े। आज इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला के अलावा दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वे जारी होने के बाद आज सर्वदलीय बैठक होगी। 1 फरवरी को आम बजट से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई। पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले ही दिन जैसा कि पीएम मोदी ने बताया, इस सदी के दूसरे दशक का ये पहला बजट देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके सामने कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां भी बड़ी हैं। हालांकि बजट सत्र के पहले दिन सरकार को विपक्ष के असहयोग का सामना करना पड़ा, जब 16 दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इस पर सहमति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इसके बाद वो सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों की मीटिंग को संबोधित करेंगे। इन दोनों बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री बजट सत्र के लिए सरकार की तैयारी और नीतियों को सामने रखेंगे। इससे पहले 2021-22 के लिए जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया, उसमें आर्थिक विकास दर 11% रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर में 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट आई। अगर पूरे वित्त वर्ष यानी मार्च 2021 तक का अंदाजा लगाया जाए तो जीडीपी में कुल 7.7% की गिरावट का अनुमान है। सरकार के मुताबिक मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से कोरोना की वजह से माइनस ग्रोथ रेट में गई अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेघर और बेसहारा बुजुर्गों के साथ नगर निगम के कर्मचारियों ने अमानवीय व्यवहार किया और ये घटना वहां सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर नगर निगम ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। इंदौर से भर के लाए, तुम आ गए हो, शिवराम लाके छोड़ फेंक रहे थे, गाँव वाले ने तुमने चमकाया तो अब एमपी के इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों को नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में जानवरों की तरह भरा गया और उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे फेंकने की योजना बनाई, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो फिर उसी तरह बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर वापस लाया गया। ये भैया अम्मा को बिठाओ यार, उठाओ उनको, सबको फेंक देते चलते फिरते को, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। लोगों ने कर्मचारियों से सवाल किया तो उन्होंने क्या बहाना बनाया, सुनिए। देश के सबसे साफ सुथरे शहर का खिताब जीतने वाले इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों के दिल और दिमाग में कितनी गंदगी भरी है, उसी का सबूत है ये वीडियो। पहली तस्वीर में बुजुर्गों को ठंड के मौसम में नदी के किनारे फेंका जा रहा था, जबकि दूसरी तस्वीर में लोग खुले आसमान के नीचे अपना वक्त काटने को मजबूर हैं। बुजुर्गों के साथ हुई इस लापरवाही से इंदौर में सियासत शुरू हो गई है। वहीं एमपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए इंदौर नगर निगम मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच इंदौर नगर निगम ने रैन बसेरा के 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।
हमने जो प्रारंभिक जांच की उसमें हमको ये 2 कर्मचारियों का ठीक से व्यवहार न कर पाना और उनको सीधे रेनबसेर ले जा पाना पाए जाने से हमने उनको सेवा गाड़ी सेप्रा ले जाई गई तो ड्राइवर की भी तो गलती मानी जाएगी। इसमें हम और डिटेल जांच कर लेंगे। ये वीडियो कब का है और किसने बनाया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शादीशुदा महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। इंदौर से एक महिला की हत्या का दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम इसे आपको नहीं दिखा सकते। वीडियो में महिला एक घर से दौड़ते हुए पास की दुकान के बाहर आकर रुकती है। उसने अपने हाथों से गला पकड़ रखा है और लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। उसके गले से खून बह रहा है। पास से एक छोटी बच्ची भागती हुई आती है। दुकान के अंदर मौजूद लोग भी बाहर आ जाते हैं। इतने में कोई कुछ समझ नहीं पाता। महिला वही दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बेहोश हो जाती है। दरअसल इंदौर के लसूड़िया इलाके के ज्ञानशिला सुपर सिटी में एक महिला 5 साल की बेटी के साथ अपने प्रेमी से मिलने पहुंची। किसी बात पर विवाद हुआ तो प्रेमी ने महिला का चाकू से गला रेत दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद की घटना पास की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वो मेरे भाई का फ़ोन आया था, हाँ इसका ही फ़ोन आया था मेरे कने कि कुछ ऐसा हुआ है क्या ये वो, तो मैंने ठीक है। फिर वहाँ पे मेरा भाई रहता है, तो फिर मैंने उसको कॉल करा था, तो उसने बोला हाँ, बोले वो बात सही है क्या बात कि वो किसी ने कुछ मार दिया है भाभी को, ये नहीं मालूम काहे का बोल रहे थे वो। पुलिस ने हत्या के आरोपी और महिला के प्रेमी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। पुड़िया थाना अंतर्गत ज्ञानशिला कॉलोनी में चौराहे के पास में एक लड़की के द्वारा एक महिला की गला रेत करके हत्या की गई थी और उसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी शुभम से महिला की हत्या की वजह जानने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बंगलुरु में आग से कैसे मचा हड़कंप।